हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी और ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट होता है एनर्जी का जो चाहिए होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। यानी एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी है जो कि कंपाउंड्स को चाहिए होती है ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके, रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो सके। जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई और उसकी सबस्क्रिप्ट में स्मॉल ए से, यानी ई ए से हम उसको डिनोट करते हैं। ये कैसे मेजर की जाती है, यानी इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट हो सकती है जूल्स पर मोल या किलो जूल्स पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल। ये तीनों यूनिट्स हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा केमिकल रिएक्शन है उस पर सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए। हाई इन द सेंस कि जितनी हमें ज़रूरत है टेम्परेचर की एटलीस्ट उतना हाई हमारा टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, एक रीज़नेबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी एटलीस्ट कुछ मॉलिक्यूल्स जो है उनके पास ट्रांजिशनल एनर्जी होगी, और वो जो ट्रांजिशनल एनर्जी है या तो वो इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो एक्टिवेशन एनर्जी से, तब जाके हमारी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट्स होते हैं जो हमारे, उनके पास एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है पहले से ही, ठीक है, और फिर हमें उससे एक्स्ट्रा एक एनर्जी चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर यही चीज़ कही गई है कि अगर टेम्परेचर हाई होगा यानी कुछ रीज़नेबल अमाउंट का जो टेम्परेचर है वो होगा, तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांजिशनल एनर्जी उनके पास होगी जो कि या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगी या ग्रेटर होगी, जिस वजह से ही वो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट्स बन पाएंगे। अगर हमारी जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी तो वो रिएक्टेंट्स ही बने रह जाएंगे, प्रोडक्ट नहीं बन पाएंगे। और अगर ज़्यादा होगी या इक्वल होगी तो वो बन पाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स। अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट है ये दिया था 1889 में एक स्वीडिश साइंटिस्ट ने, अर्हेनियस ने। अर्हेनियस इक्वेशन भी हम पढ़ते हैं जब हम एंजाइम में एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह पढ़ते हैं, तब हम अर्हेनियस इक्वेशन भी पढ़ते हैं। तो वो इक्वेशन हमारी अर्हेनियस ने दी थी, और एक्टिवेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो भी इंट्रोड्यूस किया था अर्हेनियस ने ही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जो कि है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। अब हमारी ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है वो हाईएस्ट फ्री एनर्जी का पॉइंट होती है, यानी जिस पॉइंट पर जो हमारी फ्री एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है उसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में बोलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स बनने वाले होते हैं तो प्रोडक्ट्स बनने से पहले वो एक पार्शियल कंडीशन में आते हैं, यानी जिस टाइम पर ना तो वो पूरी तरीके से रिएक्टेंट होते हैं ना ही पूरी तरीके से प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदल रहे होते हैं, पार्शियली कन्वर्ट हो चुके होते हैं प्रोडक्ट में। तो उस स्टेज को हम या उस स्टेट को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का ट्रांजिशन हो रहा होता है। ट्रांजिशन स्टेट में फ्री एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी होती है, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? जब सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा कब रिलीज होती है, मैक्सिमल बाइंडिंग एनर्जी कब रिलीज होती है? जब एंजाइम हमारा ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनवाता है, यानी ट्रांजिशन स्टेट जब बनती है उस टाइम सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है, यानी ये फेवरेबल रिएक्शन होती है। ट्रांजिशन स्टेट बनना एक फेवरेबल रिएक्शन है। तो होता कुछ इस तरीके से, पहले रिएक्टेंट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनता है, और सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो एंजाइम होता है वो हमारा सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट को ट्रांजिशन में कन्वर्ट कर देता है, तो एंजाइम ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनता है उस टाइम पे। उसके बाद फिर ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और फिर एंजाइम डिसोसिएट हो जाता है हमारे प्रोडक्ट से। तो इस तरीके से हमारा होता है, और एंजाइम हमें अनचेंज्ड मिल जाता है और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द डिफरेंस इन फ्री एनर्जी बिटवीन द ट्रांजिशन स्टेट and the substrate is called the Gibbs free energy of activation or simply the activation energy symbolized by delta G। ठीक है, तो अब होता क्या है यहाँ पर कि जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट होता है उसकी जो फ्री एनर्जी है और जो सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी है, जब इनका डिफरेंस हम करते हैं
तो जो हमें मिलता है वो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी उसको हम बोलते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करने का एक ये भी तरीका है। अब जो हमारा एंजाइम है, अगर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो ट्रांजिशन स्टेट बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी उतना ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, यानी उतना ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट हमारा बनेगा। तो हमारे लिए क्या चीज़ फेवरेबल है कि जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होनी चाहिए। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ये बैरियर है और ये हमारा एक एथलीट है। तो ये जो हमारा एक एथलीट है, इसको इस बैरियर को पार करने के लिए, इसको जंप करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत है। यानी मान लीजिए कि जो हमारा एथलीट है ये यहाँ तक आ जाता है, अब यहाँ तक इसको जंप करके उस साइड पहुँचना है। तो जितनी एनर्जी इस ढलान को, इस बैरियर को पार करने के लिए उसको चाहिए ताकि वो विनर बन सके, इस एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। इस एथलीट को आप रिएक्टेंट्स मान सकते हैं कि रिएक्टेंट बैरियर को पार करके जब प्रोडक्ट बन जाएं तो उस एनर्जी को जो हमें ज़रूरत है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब अगर हमारे ये जो ढलान है ये ज़्यादा ऊंची होगी, ये जो हमारा कह सकते हैं जो पीक है ये ज़्यादा अगर बड़ी होगी, तो एथलीट को उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और उतने ज़्यादा रिएक्शन जो है हमारी धीरे होगी, यानी उतने ज़्यादा उसके विन होने के चांसेस कम होंगे। पर अगर ये ढलान हम छोटी कर दें तो हमारे एथलीट को कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और वो आसानी से जीत सकता है। तो ढलान ज़्यादा का मतलब है ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो हमारे रिएक्शन जो है वो स्लो होगी, पर अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन हमारी तेज़ होगी। और इस एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम करने का काम हमारे एंजाइम करते हैं। इस बैरियर को ही छोटा करने का काम हमारे एंजाइम करते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन हमारी बढ़ सके। तो जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारी रिएक्शन रेट भी कम होगी। इसका उल्टा अगर रिएक्शन रेट को हमें ज़्यादा करना है तो हमारी क्या एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा कम हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ज़्यादा हमारा रिएक्शन रेट होगा। अब जो हमारा सबस्ट्रेट है और जो हमारा एंजाइम है जब वो कंबाइन करता है तो एक रिएक्शन पाथवे क्रिएट होता है जहाँ पर हमारे ट्रांजिशन स्टेट जो होता है उसकी एनर्जी जो है लोअर होती है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम। इसमें हम काफ़ी चीज़ें देखेंगे और समझेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है और हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ग्राफ है फ्री एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में, जहाँ पर ये हमारा सबस्ट्रेट, ये हमारा प्रोडक्ट। तो ये हमारी फ्री एनर्जी है सबस्ट्रेट की, ये है हमारी फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की, और ये हमारी फ्री एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट की। तो आप देख पा रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट की फ्री एनर्जी सबसे ज़्यादा है। अब हम कुछ चीज़ें समझते हैं। जो हमारे ये ऊपर वाली पीक है और ये नीचे वाली पीक है ये डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? ये जो हमारा ऊपर वाला ग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाला ग्राफ आप देख रहे हैं ये हमारी अनकेटलाइज्ड रिएक्शन है। ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ये क्या है? अनकेटलाइज्ड रिएक्शन हमारी है, ये हमारी कैटलाइज नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है एंजाइम नहीं है। जब सबस्ट्रेट से हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। जो हमारा सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी है और जो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यानी जो इस पीक की टिप की एनर्जी है, उन दोनों के डिफरेंस को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो डिफरेंस है फ्री एनर्जीज का, उसको हम डेल्टा जी, और ये जो साइन आप देख रहे हैं इस तरीके से हम डिनोट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। तो डेल्टा जी हमारा जो ये वाला है इसका मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। तो अब आप खुद देखिए कि अगर रिएक्शन अनकैटलाइज होगी यानी एंजाइम नहीं होगा तो सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इतना ज़्यादा गैप है, इसका मतलब ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है। इसका मतलब रिएक्शन रेट बहुत स्लो होगा। धीरे धीरे जाके सबस्ट्रेट इतनी एनर्जी जुटा पाएगा और ट्रांजिशन स्टेट बन पाएगी और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बन पाएगा। जबकि नीचे वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पीक इतनी ऊंची नहीं है,
ये हमारा एंजाइम की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है। यहाँ पर सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट में आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा सबस्ट्रेट है और ये जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट है, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम है और इस वजह से इसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी कम है और एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से आसानी से सबस्ट्रेट हमारा ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाएगा और ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के बाद ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो सबस्ट्रेट को चाहिए ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए। तो अगर हमारे पास एंजाइम होगा तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होगी, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। जो हमारा सबस्ट्रेट है और जो हमारा प्रोडक्ट है, तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है एनर्जी में, उसको हम डेल्टा जी बोलते हैं, यानी गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी है और जो प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी है, उनके डिफरेंस को हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी बोल रहे हैं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन। तो ये है हमारा ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट। तो बेसिकली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले क्या होता है, हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है और उसके बाद जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो एक ट्रांजिशन स्टेट में जाता है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर सबस्ट्रेट से हमारा एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर एंजाइम ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बना रहता है और उसके बाद फिर इस कॉम्प्लेक्स से हमारा एंजाइम अलग हो जाता है क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट होता है, उसके बाद सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में चला जाता है और फिर इससे एक प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट बनते ही एंजाइम अलग हो जाता है प्रोडक्ट से और एंजाइम हमारा अनचेंज्ड हमें मिल जाता है और प्रोडक्ट हमें मिल जाता है रिएक्शन में। तो इस तरीके से हमारा ये होता है और ये हमारा पूरा प्रोसीजर होता है, या हम कह सकते हैं ये पूरा कंसेप्ट होता है हमारे ट्रांजिशन स्टेट का। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।